नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। चाय पर चर्चा में हम बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर कि क्या चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो बिहार की राजनीति है वो हलचल लेकर आई हुई है। और यहाँ पर साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव होने हैं 6 नवंबर, अब बेहद नज़दीक है। 6 नवंबर को पहले फेज का जो मतदान है वो होता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर जो चुनाव प्रचार है वो भी एकदम चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिहार में जो राजनीतिक गलियां हैं, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उसी को लेकर इस बुलेटिन में तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। मोकामा में जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पूरी तस्वीर साफ कर दी। दुलारचंद के सीने पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और दोनों फेफड़े फट गए। इससे उनकी मौत हुई। डॉक्टरों के मुताबिक छाती और सिर पर गंभीर चोटें थी, फेफड़े फटे हुए थे, पसलियां टूटी थी। दाहिने पैर पर गोली लगने के निशान मिले, यानी साफ है मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से की गई हत्या थी। देखिए, हमारे अधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। उनको कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने कराई, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नीरज का आरोप है कि अनंत सिंह ने पहले गाली गलौज की, फिर दादा पर गोली चलाई और जब वो गिर पड़े थार गाड़ी से 2-3 बार रौंद दिया गया। इस घटना ने पूरे मोकामा को दहला दिया। अब बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा खत्म हुआ है या अब भी कायम है। मोकामा, बाढ़, जहानाबाद, आरा ये वो इलाके हैं जहां कभी बाहुबली नेताओं का सिक्का चलता था। चुनाव दर चुनाव युवाओं की बात होती है, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो बाहुबली ही याद आते हैं। और बाहुबलियों का वर्चस्व ऐसा कि मोकामा की जो घटना हुई है उसने बिहार के चुनावों को फिर से पुराने दौर में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और चर्चा अब यही हो रही है, क्या बाहुबलियों का वर्चस्व कम हुआ है कि बिहार के चुनाव में बढ़ता जा रहा है? क्योंकि चाहे राजधानी पटना हो, गोपालगंज हो, भोजपुर का इलाका हो, हर इलाके में उस इलाके के हिसाब से बाहुबली हैं। और बाहुबली अगर खुद मैदान में नहीं है तो उनके परिजन यानी उनके परिवार मैदान में हैं। और ऐसे में बिहार की राजनीति या बिहार में बदलाव की बात कितनी सही है, ये बड़ा सवाल है। मोकामा की घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सबक जो है वो वोटरों को, यानी लोकतंत्र में वोटर महान होता है, वोटरों को सिखाना है। लेकिन जब इधर भी बाहुबली उधर भी बाहुबली हो तब क्या होगा? और यही बड़ा सवाल हमारे आपके लिए है। और विशेष बात ये है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का महिमा मंडन हो रहा है वो आने वाले बिहार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए शायद अच्छा संकेत नहीं है। मुनव्वर राना का एक शेर है, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। जी, मोकामा की घटना ने बिहार के उन सपनों पर कुछ ऐसा ही ग्रहण लगाया है कि जो बातें हो रही थी बिहार में बदलाव की, बिहार को आगे ले जाने की, बिहार में रोजगार की, लेकिन बाहुबलियों की सत्ता ने इसको हिला दिया है। और हिला ही नहीं दिया, एक बार ये भी सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर जो बदलाव की बात करते थे, क्या वो इन्हीं बाहुबलियों के सहारे इस बदलाव की नाव पर सवार होकर आगे चलेंगे? नाम बदले, पार्टियां बदली, लेकिन असर आज भी बरकरार है। लोग कहते हैं कि बाहुबली मतलब गारंटी वाला नेता, लेकिन अब जनता का मूड भी बदलता दिख रहा है। युवा वोटर अब विकास, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। मोकामा की ये वारदात
बिहार चुनाव में एक बड़ा मोड़ बन सकती है। अब देखना ये होगा कि जनता बाहुबली की राजनीति को वोट देगी या विकास की राजनीति को मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी और अब जो बिहार की चुनावी सरगर्मियां हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। पटना से हमारे साथ शिखा सलारिया जुड़ी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिखा, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त मौजूद हैं, अगर बिहार की राजनीतिक हलचल को लेकर बात करें शिखा, तो इस वक्त क्या राजनीतिक हलचल क्या रही है, क्योंकि चौथे दिन मतदान होना है? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी की रैलियां हैं नवादा में और आरा में, अमित शाह जी की रैलियां हैं मुजफ्फरपुर में, वैशाली में। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है एक 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि एनडीए के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र के रिलीज होने के दौरान हुई। एक बहुत ही यूनाइटेड फ्रंट पेश करने का प्रयास किया गया। पांचों पांडव एक साथ दिखाई दिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड में ही पूरी हो गई। और सबसे पहले निकलने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा अगर बात किसी की हो रही है इस बार पटना में, तो वो हो रही है इस 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इसके मायने निकाले जा रहे हैं और विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि अगर इतना ही यूनाइटेड फ्रंट था तो केवल सम्राट चौधरी घोषणा पत्र में अपनी घोषणाएं करते क्यों दिखाई दिए और बाकी के पांडव वहां से निकल क्यों गए। क्योंकि नीतीश कुमार जी को उनका सीएम फेस, बिहार का सीएम फेस बनाने की बात तो कही जा रही है और उस पर बार बार डैमेज कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो हमने देखा कि नीतीश जी एक हाथ जोड़ते हुए पत्रकारों से मिले और उसके बाद वहां से निकल गए मैनिफेस्टो को एक प्रति दिखाते हुए, और उसके पीछे पीछे हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकले, मांझी जी भी निकले, चिराग पासवान जी भी निकले और केवल सम्राट चौधरी जी जो हैं भाजपा के जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो केवल चुनावी घोषणाएं करते हुए दिखाई दिए। तो इससे कई सवाल भी उठे हैं और राजद भी लगातार इस बात को उठा रहा है कि आखिर घोषणा पत्र के दौरान यूनाइटेड फ्रंट जो दिखा वो 26 सेकंड का ही क्यों दिखा और उसके बाद वहां से रवाना होने की इतनी तेजी में सब लोग क्यों दिखे। जी बिल्कुल शिखा, बिल्कुल ठीक है आपने। कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और आलोक सर भी हमारे साथ बने हैं। आलोक सर का रुख करेंगे। सर, अगर बिहार की राजनीति को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त ये लड़ाई होती नजर आ रही है, जहां एक और महागठबंधन ये दावा कर रहा है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, तो दूसरी ओर जो एनडीए है वो बार बार जंगल राज लोगों को याद दिला रही है, बिहार की जनता को याद दिला रही है। हमने हर जनसभा में देखा एनडीए की तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हो या किसी छोटे नेता की जनसभा क्यों ना हो, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो रहा जंगल राज का, यानी कि बिहार की जनता को एनडीए जंगल राज भूलने नहीं देना चाहती। सर, आप किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के जंगल राज की चर्चा है वो बिहार का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिनको मालूम है। आप देखिए, चाहे हम अशोक स्तंभ को भी याद करते हैं तो वो याद करते हैं कि कैसे कलिंग युद्ध। इसी तरह से बिहार में जिस तरह से कल ही आपने देखा हो, डॉक्टर अजय कुमार है, देश के बड़े दामे आए हुए के अध्यक्ष रहे बिहार के, उन्होंने कहा कि कैसे अपहरण डॉक्टरों के होते थे। यदि उस हिसाब से देखें तो उस जंगल राज की चर्चा से लोगों को, जो नई पीढ़ी आई है, उसको अवगत कराना जरूरी है। ये ठीक है कि 20 वर्ष नीतीश कुमार जी ने कहा, और जैसे अपने अभी संवाददाता कह रहे हैं, नीतीश कुमार 20 वर्ष राज करने के बाद वो जिस तरह अपनी उनका स्वास्थ्य की वजह से या जो कारण है उनको, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं का है। देवगौड़ा जी यदि वहाँ पर रहे, कर्नाटक में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, आज भी वो सक्रिय हैं। तो इसलिए कई पार्टियों के अपने अपने नेता हो सकते हैं और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा ये नहीं, मुद्दा यही है कि बिहार जो पिछड़ा हुआ रहा, जिस तरह से उसमें और तरक्की पिछले 20 वर्षों में, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मुद्दा जंगल राज इसलिए भी है कि बाहुबलियों की चर्चा अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई गई। मेरा ऐसा मानना है कि इससे भी भयावह स्थिति थी। ये तो एक घटना पर अब ये मान ले, जैसा हमारे बहुत शायरी वगैरह कर दिया, लेकिन एक घटना कुछ नहीं होती है। बिहार में बम, बाकायदा मैं वहाँ संपादक रहा हूँ नवभारत टाइम्स में, और मुजफ्फरपुर या उस इलाके के यदि कांग्रेस के और या दूसरी पार्टी वो आकर कहती थी इतने बम, इतनी बंदूकें हमारे पास है, उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड आके चाहे बताते हो,
मुकाबला इससे होगा। बूथ लूटे जाते थे। या जब लालू यादव आए राज में तो उसके समय तो कैसे अपहरण, गाड़ियां जाती थी उनके घर में, बंगले में दिखाई देती थी। इसलिए उसको याद करना भी है और साथ में जो कमजोरी हो, चाहे भारतीय हो, जैसे एनडीए के इसके सवाल है, राहुल गांधी तो वहां नहीं थे, यह भी तो सवाल उठा गया। नीतीश कुमार ने यदि हाथ जोड़ करके किया, और चूंकि घोषणा पत्र देखिए इम्प्लीमेंट कितना होता है, घोषणा पत्र पब्लिक नहीं पढ़ती है, पब्लिक पढ़ती है कि आपने काम क्या किया है, जिस इलाके में विधायकों ने काम किया होगा, इसलिए कितने विधायकों के नाम कट गए एनडीए के घटकों में। या आप देखिए यूपी में भी जो कांग्रेस के गठबंधन के लोग हैं, कल ही एक बड़े समीक्षक, मतलब कहना चाहिए, और जो खुद कांग्रेस से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने यही लिखा कि सबसे हारने वाली सीटें तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को थमा दी है। मतलब जो सोनिया गांधी का भाषण लिखते रहे हैं वो यदि ये बात कह रहे हैं, जिससे आप अंदाज लगाइए कि गठबंधन की लड़ाई बहुत ही जोरदार है। चाहे भारतीय जनता पार्टी, लोग की अपेक्षा है कि भाई ऐसी सरकार आए जिससे कि शांति व्यवस्था भी हो, लेकिन सड़क, पानी, बिजली की जो समस्याएं थी उसमें भी आगे कैसे हो, कहीं पुल नहीं बना है वो पूरा हो। यदि शिक्षा की सुविधाएं पहले से कम है, डॉक्टरों की 20,000 डॉक्टर वहां पर हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वहां तो डॉक्टर ही नहीं है, सब एम्स में आ रहे हैं। वहां 200 डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट अकेले पटना में हैं, जो स्पेशलिस्ट किडनी का, हार्ट का ट्रांसप्लांट जहाँ होता है। तो मुझे लगता है कि भ्रम न करें, ये सही है कि उसके बाद भी चिकित्सा की सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके बाद भी लोगों के आर्थिक विकास की आवश्यकता है, उसके बाद भी लोगों को उद्योग की जरूरत है। तो जिसके लिए चाहे वो मखाना का उद्योग हो, या जो चीनी मिलें बंद हो गई थी उनको वापस चालू करना हो, या नए ऐसी जहाँ ज़्यादा ज़मीन नहीं लगती है ऐसे उद्योग लगाने हो। तो मुझे लगता है कि जो हमारे संवाददाता भी कह रही हैं, असली अलग अलग इलाकों की अपनी अपेक्षा है। इसलिए आप और हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो काम करेगा वही जिंदा रहेगा, जो बोलेगा वही जिंदा रहेगा। बोलेगा नहीं तो क्या है, कई लोग बोलते ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। यदि आपको कोई पक्ष लेना है, विपक्ष लेना है, या कड़वी बातें कहना है, तो आपको कहना पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये बिहार का चुनाव भारत के ऐतिहासिक चुनाव में लोकतंत्र की दृष्टि से साबित होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। शिखा, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर बात यहां पर बिहार की राजनीति को लेकर करें तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल इस वक्त आया हुआ है। जिस तरीके से दुलार सिंह की जो हत्या हुई है उसको लेकर काफी ज्यादा सरगर्मियां देखने को मिली, और देर रात बिल्कुल, और देर रात जो है अनंत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और शिखा, ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी है वो एक बड़ी राजनीतिक हलचल लेकर आई है चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल, देखिए बाढ़ क्षेत्र में यादव बनाम भूमियार की जो बोगी है वो पहले भी उठती रही है, लेकिन कुछ समय से ये शांत थी। लेकिन ऐन चुनाव के पहले जो घटनाक्रम हुआ है उससे जंगल राज का जो जिक्र बार बार किया जाता है, और बार बार तमाम बड़े नेता जो हैं जंगल राज को बार बार उठाते हैं अपने चुनावी भाषणों में, उसका एक ग्लिम्प सामने आया है, उसका एक हमें दौर सामने दिखाई दिया, और दिखाई दिया कि किस तरीके से एक जंगल राज की जो पूरी एक भ्रांति बनी हुई थी उसको तोड़ा गया कि अब जो है बिहार एकदम शांत है। लेकिन इस घटना ने एक चीज बता दी कि कहीं ना कहीं बाहुबलियों के आगे घुटने टेके सरकार ने कई समय से। आखिर जदयू के एक विधायक, जो कई वहां पे एस्पिरेंट्स भी रहते हैं, लेकिन केवल एक ही ऐसे विधायक क्यों हैं जिनको बार बार टिकट दे दी जाती है? आज अगर हम जनता से बात करते हैं, पटना क्षेत्र में जाते हैं, तो यही एक सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार अनंत सिंह को ही चेहरा क्यों बनाया जाता है? क्या इतनी बड़ी पार्टी में चेहरों की कमी हो गई है? ये सवाल जो है अब लोग पूछ रहे हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल की राजनीति बहुत अच्छे से जानती है एनडीए भी, और अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी उस डैमेज कंट्रोल का ही एक हिस्सा है। और साफ तौर पर जो एक जातीय विवाद इससे बढ़ सकता था, उसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उसे बिल्कुल उसके पैदा होने से ही रोकने का एक प्रयास ये देखा जा रहा है। लेकिन एक सिग्नल चला गया है, मैसेज चला गया है, और विपक्ष जो है, खास करके तेजस्वी यादव जो है, इसको लगातार उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर जंगल राज 20 साल पहले था तो फिर हत्या कैसे हो जाती है, वो भी चुनाव के समय पर, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर दुलार चंद यादव की हत्या कैसे हो जाती है घुटने में गोली मार करके। और
फेफड़ों में पता चला है कि फेफड़ों में और हृदय में उनको जो है गंभीर चोटें आई थी, उनको कुचला जाता है, बुरे तरीके से निर्मम हत्या की जाती है। और वो भी जो इसकी वजह बताई जा रही है, पुरानी वीडियो बताई जा रही है जिसमें संभवतः उनकी पत्नी को जो है कोई कमेंट करते हुए जो है दुलारचंद यादव जो है सुनाई दे रहे हैं। तो एक पुरानी वीडियो को एक बेसिस बना करके जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, उससे एक बहुत गलत एक संदेश जो है लोगों में भी गया है और कहीं ना कहीं से एक जातीय एक विवाद होने की भी संभावना जो है दिख रही है बाढ़ क्षेत्र में। जी बिल्कुल। सर दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार हम जहां बिहार की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो हावी रहा है वो रहा है परिवारवाद का। और अगर यहां पर तेजस्वी यादव को लेकर बात की जाए तो लगातार उन्हें राजकुमार कहा गया और ये कहा गया कि जो सत्ता है वो राजकुमार के हाथ में नहीं जानी चाहिए, परिवार के हाथ में नहीं जानी चाहिए। सर जो ये परिवारवाद का मुद्दा है, इसे बिहार की राजनीति में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस पे कोई शक नहीं, परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत भर में रहा है। जी। गांधी परिवार की बात करें, यादव परिवार की बात करें, या बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता रहे हैं जो मान लीजिए अब कहीं हिमाचल में हो कि दूसरे राज्यों में हो तो बार बार आता था कि भाई उनके बेटे सिंधिया परिवार है तो वही आता है। उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि ये तो है ही, लेकिन अभी अनंत सिंह की बात पर मैं एक बात जोड़ूंगा, हमारे संवाददाता जो कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अनंत सिंह तो लालू यादव के खास थे, उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार बने और इस बार फिर जेडीयू के साथ हो गए और ये पुराने कुख्यात रहे हैं। लेकिन समाज जब अदालत छोड़ देती है, लालू यादव बाहर घूम रहे, कितने केस चल रहे हैं, अभी भी उनको जेल में होना चाहिए था। तेजस्वी यादव का मामला धीमे चल रहा है, राहुल गांधी पर चार्जशीट है। और यदि जहां तक गोलीबारी के सवाल है, लोग भूल रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले किस तरह से उनकी सभा के पहले उनको ही गोली मारी गई थी। अब वहां से बड़ा तो कोई जैसे कह सकते हैं दुनिया की महाशक्ति के यहाँ भी गोलीबारी की घटना विवादों के कारण हो सकती है, वो बच गए। यहाँ पर ये मारा गया, कई ऐसे मारे, मैंने तो पहले बताया ना, पहले तो खून खराबा बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, अभी तो मुझे इसकी आशंका, इसीलिए मेरा कहना है कि और अधिक फोर्सेस की जरूरत होगी। और परिवारवाद की बात जहाँ तक है, ये केवल एक नहीं, आप देखिए उनके परिवार के कितने ही सदस्य बने। लालू यादव ने सत्ता भी छोड़ी तो अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को नहीं छोड़ी, राबड़ी देवी को बनाया। आज भी राबड़ी देवी, मैं मानता हूँ कि उस समय वो गृहिणी थी, लेकिन अचानक उनको नेता मुख्यमंत्री बना दिया गया, जेल से राज चलाया गया। तो परिवारवाद की समस्या को चर्चा होना, और वो आरोप लगा सकते हैं कि दूसरी पार्टियों में भी है, रामविलास पासवान वो नहीं है, उनके बेटे खड़े हुए हैं, जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के लिए लड़ाई की है, तो ये एक है। लेकिन उस पर सवाल ये कि जो लड़का काम करेगा वही जीतेगा। राजीव गांधी उस अमेठी से एक बार मैंने जहाँ जीते थे वहाँ राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। तो आप देखिए परिवार का, और उसके बाद स्मृति ईरानी हार गई। लोकतंत्र में ये दोनों संभव है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। परिवार के लोग, संजय गांधी ने अमेठी को कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप किया था, आज जो बिहार है कर्पूरी ठाकुर ने किया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे को कभी नहीं आने दिया, श्री कृष्ण सिंह ने कभी नहीं आने दिया। दो ऐसे बड़े बड़े नेता रहे हैं पहले। और नीतीश कुमार, कितना ही आग्रह किया गया, बहुत दबाव डाला गया कि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेटे को लाइए। उन्होंने कहा मैं जब हट जाऊंगा तभी यदि बेटे के बारे में सोचिए, वरना मैं नहीं मानूंगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा मेरा नाम हटा दीजिए, श्री कृष्ण सिंह ने कहा मेरा नाम हटा दीजिए। परंपरा अच्छी रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने, जगजीवन राम ने अपने बेटे के लिए किया, चरण सिंह ने अपने बेटे के लिए किया, गांधी परिवार तो कभी छोड़ता ही नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि परिवारवाद का मुद्दा रहेगा। वैसे हो सकता है कि बुश के परिवार के लोग भी वहाँ पर रहे, कि कई लोग अमेरिका में रहे हैं, ब्रिटेन में रहे हैं। तो हम ये सही है कि यदि वो काम करेंगे तब चुनाव जीतेंगे। आज केनेडी के परिवार के लोग तो नहीं बन रहे, ऐसे यहाँ पर भी कई परिवार के लोग नहीं बन पा रहे हैं। आज मेनका गांधी चीन से बाहर चली गई, वरुण गांधी उनके परिवार के थे, लेकिन इस बार उनको नहीं टिकट मिला। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई तो पार्टियों को तय करनी होगी। और अपराधियों के मुद्दे पर एक लाइन और कहूँगा, कई बार सिफारिश की गई, जो चार्जशीटेड हैं, चुनाव आयोग ने सिफारिश की और सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए, जो चार्जशीटेड है वो किसी पार्टी के हों, बड़े से बड़े पद पर हों, उनको यदि टिकट नहीं दिया जाएगा तो भी काफी हद तक नियंत्रण की जरूरत होगी, कम से कम नियंत्रण की जरूरत होगी और खून खराबा नहीं होगा। जी बिल्कुल सर। शिखा, दूसरी ओर अगर बिहार को लेकर बात करें, जिस तरीके से 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है,
इस मतदान से पहले जो हलचल है वो और तेज होती किस तरीके से नजर आई, क्योंकि एक समय पर राहुल गांधी को लेकर भी बड़े आरोप लगते हुए नजर आए कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ राहुल गांधी जो है बिहार से गायब हो गया, बिहार में एक बार भी दिखे नहीं। और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आज भी उनकी 2 जनसभा, दूसरी ओर आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के अंदर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में जनसभा के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही खेमों में जो है ताबड़तोड़ प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। बात अगर करें हम राहुल गांधी की रैलियों की, तो राहुल गांधी की आज 2 रैलियां हैं, खगड़िया में है, बेगूसराय में रैली है। प्रियंका भी चुनावी रण में कूद चुकी हैं और उनकी भी रैलियां हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल महागठबंधन की ओर से अब एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने का पूरा एक कोशिश की जा रही है। जो पहले ये कहा जा रहा था कि भाई आपसी विवाद है और जो है उसको नहीं सुलटाया जा रहा है, अब वो हम देख रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी चुनावी मैदान में जोर शोर से जो है उतर भी चुके हैं और काफी ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं जिससे ना सिर्फ वो चोट कर रहे हैं यहाँ पे स्थानीय लीडरशिप पे, बल्कि उनका पूरा जो अटैक है वो रहता है प्रधानमंत्री के ऊपर। और उसके बाद हमने देखा कि राबड़ी देवी का भी एक बयान आया। उनका कहना था कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता से डर गए हैं और वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उस पर जीतनराम मांझी जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ सभाएं करने में कोई गुरेज नहीं है, बिहार की इंट्रिकेसीज को, बिहार को समझने की जरूरत है, इसीलिए अगर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री यहाँ आना चाहते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और उनको जो है मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वार पलटवार लगातार जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। सर मैं आपका रुख करूंगा और दूसरी ओर जिस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर बात करें, क्या सर आपको लगता है कि जो जनता है वो सुशासन की ओर जाएगी या जनता इस बार बदलाव के मूड में? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि बदलाव तो निर्भर करेगा कि गठबंधन दोनों में से किसका सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आती है, उसके साथ देते हैं। एनडीए का अपना दावा है और आप और हम अभी मैंने कहा, देखिए आज भी 14 तारीख को फैसला आना है, 11 तारीख अभी तो और एक तरह से 10 दिन हमारे सामने रखे हैं। और इसलिए पहले हम और आप टेलीविजन के सब पत्रकार के नाते ये लेकिन हाँ ये कहेंगे कि कड़ा मुकाबला है। लेकिन जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जाना निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाता है, लेकिन संगठन नहीं है। दिक्कत क्या है कि यदि मैं कितना ही बड़ा पद पर हूँ, लेकिन यदि आप एंकर वहां पर नहीं होंगे, हमारे संवाददाता जमीन पर नहीं होंगे, वहां घूम नहीं रहे होंगे, तो क्या करेंगे? यही स्थिति पार्टियों की है। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि सर उतार चढ़ाव की राजनीति जो है लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात सर यहाँ पर यही होगी कि जो जनता है, जो किंग मेकर है, वो किसे चुनती है। फिलहाल सर आपका और शिखा आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम इस बातचीत के लिए भी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।